गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 10th एसएसटी का, वो चैप्टर चल रहा है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के प्रीवियस वीडियो में हमने अध्ययन किया राज्यसभा के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रमुखतः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। और जिस प्रकार हमने पहले व्यवस्थापिका का अध्ययन किया था, इसी प्रकार हम कार्यपालिका के प्रमुख व्यक्तित्व यानी पदाधिकारी कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या है, इनकी योग्यताएं, इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना सबसे पहला जो बिंदु है वो है कार्यपालिका। और कार्यपालिका के अंतर्गत हमने बात की कि हम राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और मंत्रियों के बारे में, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना आज का बिंदु है वो है राष्ट्रपति। देश का प्रथम जो व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति है वो देश का प्रमुखतः प्रत्येक कानून जब बनने के बाद में पारित हो जाता है दोनों सदनों में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति जब तक उस पर अपनी अनुमति नहीं दे, जब तक उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं कर दे, तब तक कोई भी विधेयक है, बिल है, वो कानून का रूप नहीं लेता। आगे हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं पर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे। आगे बात आती है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, उसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 52 के अनुसार एक बात स्पष्ट कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखने योग्य बिंदु है वो है कि अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति देश का क्या है, अपने प्रथम नागरिक होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आती है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में बताया गया है संघ यानी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसके पास होगी। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रपति ही उन सब का निर्णय करता है। तो पहले बिंदु में दो बात याद रखनी है। पहली बात, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, यानी भारत में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत में जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसके पास होगी। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास होगी। आगे बात आती है कार्यपालिका के दूसरे बिंदु की, वो है हमारा संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संघीय कार्यपालिका, जिसे हम केंद्र की कार्यपालिका कहते हैं, और एक राज्य की कार्यपालिका भी होती है। अब बात आती है कि जो संघीय कार्यपालिका है, जो केंद्र की कार्यपालिका है, उसमें प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना कि संघ की कार्यपालिका है उसमें जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी। प्रमुख रूप से ये जो पद हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, मंत्रिपरिषद और इसके साथ भारत का महान्यायवादी है, वो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत प्रमुख पदाधिकारी आते हैं। आगे बात आती है कि भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अब बात यह है
कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को कहां से अपनाया गया, तो ध्यान रखना भारत में संसदात्मक व्यवस्था को ब्रिटेन से अपनाया गया है। और हमने पहले भी बात की थी कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दो प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। और अगर पूछे कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो ध्यान रखना भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है वो अपनाई गई है। और ये जो विचार है कहां से ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। आगे बात आती है कि कार्यपालिका वैधानिक प्रधान है, यानी संघ की जो कार्यपालिका है उसका जो वैधानिक प्रधान है, जो कानूनी प्रधान है, वो प्रमुख रूप से कौन होता है, यानी संवैधानिक प्रमुख, यानी संविधान के अनुसार प्रमुख कौन होता है। तो ध्यान रखना कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान है, यानी जो वैधानिक प्रधान है, वो देश का राष्ट्रपति होता है। सबसे प्रमुख बात यहां ध्यान रखने योग्य है कि देश का संवैधानिक या वैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन दूसरी बात है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। हमने पहले बात की वैधानिक या संवैधानिक प्रधान की, तब तो कौन आएगा, राष्ट्रपति आएगा। लेकिन हम बात करें कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है, तो ध्यान रखना कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान देश का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमान रामनाथ कोविंद। कौन है देश के राष्ट्रपति? श्रीमान रामनाथ कोविंद। और बात करें प्रधानमंत्री की तो नरेंद्र मोदी। अब आगे बात आती है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है, तो उसके लिए प्रमुखतः किन योग्यताओं का होना आवश्यक बताया गया है। यानी उसमें ऐसी कौन कौन सी योग्यताएं होना जिसके तहत वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो ध्यान रखना कि जो भी पदाधिकारी हो, चाहे वो राज्य के हो चाहे वो केंद्र के हो, तो उसके लिए कुछ बातों को प्रमुख रूप से आवश्यक बताया गया है। सबसे पहली बात और सबसे प्रमुख बात कौन सी होती है कि भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुआ है, उस प्रतिनिधि का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारत का जो नागरिक है वही व्यक्ति अपने देश का, यानी देश भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात है न्यूनतम आयु, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है उसकी कम से कम, यानी न्यूनतम जो आयु है वो क्या बताई गई है। तो किसी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके लिए कम से कम 35 वर्ष का होना अनिवार्य है। 35 वर्ष का जो व्यक्ति है वही राष्ट्रपति पद के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। आगे बात आती है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब बात आती है कि जिस प्रकार संसद के अपने दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो यहां एक बात स्पष्ट कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है वो राष्ट्रपति में भी होनी चाहिए। और अगर वो राष्ट्रपति में योग्यताएं नहीं हैं तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। आगे बात आती है प्रमुख एक और, सरकार के किसी लाभ पद पर न हो, यानी वो सरकार के किसी भी लाभ के पद पे, यानी सरकारी कर्मचारी है या अन्य कोई मंत्री वगैरह है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो अगर उसको चुनाव में जीत मिल जाती है, वो विजय घोषित हो जाता है, तो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। जो पद पे वो पहले कार्यरत था, और त्याग पत्र के बाद में ही वो क्या है कि वो व्यक्ति जो प्रतिनिधि के रूप में जिसने विजय प्राप्त की है वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकता है। आगे बात आती है राष्ट्रपति संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। जैसे केंद्र में जो संसद होती है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है। क्या होता है? जैसे केंद्र सरकार में संसद होती है, ठीक उसी प्रकार जो राज्य सरकार है उसमें विधानमंडल होती है। संसद के अंग लोकसभा और राज्यसभा है और उसका अभिन्न अंग है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी प्रकार हम बात करें विधानमंडल की,
जो राज्य में होता है तो उसके भी दो अंग होते हैं, विधानमंडल के भी, विधानसभा और विधान परिषद। तो ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति होता है वो न तो संसद का अंग होता है और न ही विधानमंडल का अंग होता है। संसद का अंग उसे अभिन्न अंग माना गया है, लेकिन वैसे संसद के दो अंग प्रमुखता बताए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बात आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन। लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इनका निर्वाचन किया जाता है। इसी प्रकार क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन सी पद्धति से होता है, कौन से सिद्धांत के तहत होता है। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले बात आती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसका वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 के अनुसार किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का है वो निर्वाचन किया जाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो कौन सी पद्धति से होता है, यानी कौन सा सिद्धांत है, कौन से तरीका या नियम है जिसके तहत राष्ट्रपति का है वो निर्वाचन चुनाव किया जाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो ये चुनाव है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। कौन सी पद्धति पे आधार पे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। यानी राष्ट्रपति पद के लिए अनेक योग्य व्यक्ति है वो खड़े होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वरीयता मिलती है, यानी सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति है वो बनाया जाता है। ध्यान रखना, इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 54 के अनुसार इसका वर्णन किया गया है, और दूसरी बात कौन सी इसमें पद्धति अपनाई गई है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और इसमें वरीयता के आधार पे, यानी जिस व्यक्ति को जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है सबसे अधिक वोट मिलते हैं, उसके आधार पे उसको विजय घोषित किया जाता है। आगे बात आती है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब तो ये होता है कि जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जैसे लोकसभा चुनाव में होता है, जैसे विधानसभा चुनाव में होता है। लेकिन यहां जनता राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती। तो जब जनता राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से न होके अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती। तो फिर जनता जब राष्ट्रपति को नहीं चुनती तो राष्ट्रपति को चुनता कौन है? तो इसमें एक बात स्पष्ट है कि जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, ध्यान रखना, जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो बात यह आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कुछ बिंदु बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात आती है लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, यहाँ एक बात विशेष आती है कि राष्ट्रपति के द्वारा जिन सदस्यों को चुना गया है, जैसे आंग्ल भारतीय किसमें? लोकसभा में, और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, उन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। तो ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आगे बात आती है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के बाद में जो राज्य विधानसभाएं हैं, यानी जो विधानमंडल का जो प्रथम अगर प्रमुख जो सदन कहा जाता है विधानसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर मिलता है। आगे बात आती है संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसी प्रकार जो संघीय क्षेत्र है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से भी क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर मिलता है। तो प्रमुख रूप से बात आती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति से होता है? एकल संक्रमण मत पद्धति के अनुसार। दूसरी बात है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है,
तीसरी बात है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। राज्य की बात करें तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और बाद में बात आती है कि जो संघीय क्षेत्र है उसके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है।